हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज है 5 अगस्त 2021, मतलब एसएससी सीएचएसएल की एग्ज़ाम का आज दूसरा दिन है। तो आज हम तीनों शिफ्ट में होने वाली एग्ज़ाम को डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। जीएस, रीजनिंग और मैथ्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज पूछे गए क्वेश्चनों से रिलेट कर कर आगे आने वाली एग्ज़ाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, उन सभी संभावित क्वेश्चनों पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर एडवांस मैथ्स, एमपी जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग और इंग्लिश का फुल कोर्स अवेलेबल है। आप में से जो भी इसे ज्वाइन करना चाहता है वो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इन्हें ज्वाइन कर सकता है, जो कि आने वाली सीजीएल की एग्ज़ाम में और एसएससी के जो बाकी बचे हुए पेपर है सीएचएसएल के, उनमें आपको बहुत ही मदद करेगा। तो दोस्तों, देर मत कीजिए और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप इन कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम आज होने वाले तीनों शिफ्ट के पेपरों की बात करें तो आज सबसे अच्छा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पॉलिटी से पूछा गया है। पॉलिटी से देखिए, हर पेपर में आपको आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सभी आर्टिकल को स्पेशली याद करके जाइएगा, क्योंकि आर्टिकल 80, आर्टिकल 148 और सभी आर्टिकलों से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्टिकल आपको फ्री के नंबर देके जा सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा अगर हम करंट की बात करें तो करंट में नेशनल पार्क और अभ्यारण्यों को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ से हमें हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा इंडेक्स से हमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और जो राज्यों से संबंधित पर्व और डांस हैं उन्हें भी आप स्पेशली याद करके जाइएगा, क्योंकि सभी शिफ्ट में यहाँ से हमें डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आइए आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही फालतू का नंबर ये हमको देखे जा सकता था। देखिए, अगर हम महाभियोग की बात करें तो महाभियोग जो कि राष्ट्रपति पर लगाया जाता है वो संविधान के आर्टिकल 61 में उल्लेखित है। अगर देखिए महाभियोग को हम और डिटेल में लेके जाएं तो हमें पता चलता है इसकी प्रोसीजर के बारे में, कि महाभियोग को सबसे पहले आपको संसद के किसी भी एक सदन में लाना पड़ता है। जब संसद के किसी भी एक सदन में महाभियोग लाया जाता है तो वहां पर विशेष बहुमत, अब देखिए विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 बहुमत। एक सदन में विशेष बहुमत से पास होने के बाद उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, और वहां पर भी जब वो विशेष बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। यही प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है, जो कि संविधान के आर्टिकल 61 में उल्लेखित है। क्लियर? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों ये। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है, जो कि भारत के पूर्वोत्तर का एक राज्य है। अब देखिए, आगे आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो किस झील पर स्थित है। तो देखिए, मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। इसे नोट कर लीजिएगा। आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो लोकटक झील पूछी जाए तो मणिपुर में, और इसी झील के ऊपर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित है। क्लियर हो गया होगा? बहुत ही सिंपल फैक्ट है दोस्तों। देखिए, साथ में रिलेटेड जो फैक्ट है उन्हें भी आप यहाँ पर नोट करते चलिएगा, क्योंकि देखिए अभी तक के जो हमने एसएससी सीएचएसएल के पेपर देखे हैं, जितनी भी शिफ्ट में हमने एग्जाम देखी है, उसमें कल अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो अगली शिफ्ट में या अगली एग्जाम में उससे रिलेटेड ही कोई अन्य क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसीलिए सभी फैक्ट को आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट कर लेना। आगे देखिए, माउंट डियाब्लो पर्वत कहाँ पर स्थित है। डियाब्लो बोल लो या डायबालो बोल लो। तो माउंट डियाब्लो जो पर्वत है वो यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है दोस्तों। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है। सबसे पहले तो आप स्थान को याद रखिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत 131वें स्थान पर है। ये तो वो क्वेश्चन जो कि हमें एग्जाम में पूछा गया है। अगर इसके साथ के हम रिलेवेंट क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी कौन करता है दोस्तों। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक को जारी करता है यूएनडीपी। इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा सबसे पहले 1990 में पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया था। अब देखिए 2019 का जो इंडेक्स था इसमें भारत जो है वो 129वें स्थान पर था, लेकिन अब भारत की रैंकिंग में 2 पॉइंट की गिरावट आई है और भारत अब 131वें स्थान पर आ गया है। अगर पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर 2020 के इंडेक्स में नॉर्वे है दोस्तों। तो नॉर्वे पहले और भारत 131वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजभाषा पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? राजभाषा पुनर्गठन आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी और इसके अध्यक्ष हैं फजल अली। याद रखिएगा, फजल अली की अध्यक्षता में राजभाषा पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, इसीलिए इस आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 1955 में सौंपी थी और इन्हीं की सिफारिश के आधार पर 1956 में भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। मंकी रेस्क्यू सेंटर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मंकी रेस्क्यू सेंटर की स्थापना तेलंगाना राज्य में की गई है, जो कि बंदरों के बचाव और पुनर्वास के लिए कार्य करता है। देखिए, क्योंकि इसकी स्थापना 2020 में तेलंगाना में की गई है, इसीलिए यह क्वेश्चन करंट से रिलेट करके आपसे पूछा गया है। लेकिन देखिए, भारत में पहला मंकी रेस्क्यू सेंटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया था और करंटली दूसरा स्थापित किया गया है तेलंगाना राज्य में। आगे बढ़ते हैं, रक्त संचरण की खोज किसके द्वारा की गई? तो रक्त का जो संचार है उसकी खोज करने का श्रेय विलियम हार्वे को दिया जाता है, जो कि इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने 1628 में रक्त संचरण की खोज की थी। लेकिन देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त समूह की खोज किसने की है दोस्तों, तो रक्त समूह को खोजा था कार्ल लैंडस्टेनर ने। इन्होंने 1902 में रक्त समूह की खोज की थी। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे दोस्तों सभी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का आर्टिकल 48 किससे संबंधित है? तो देखिए, आर्टिकल 48 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया जाता है और नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो राज्य के लिए भारित होते हैं। मतलब राज्य को इन्हें लागू करना या कोई भी कानून बनाते वक्त इनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो संविधान के आर्टिकल 48 में पर्यावरण का संरक्षण करना और वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। देखिए, इसी से रिलेटेड 2 और नेशनल पार्क कर्नाटक से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनमें है नागरहोल और बांदीपुर नेशनल पार्क। नोट कर लीजिएगा, आने वाली शिफ्ट में आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नागरहोल नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क भी भारत के कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। पिछले 10 साल में अभी तक जितनी भी एग्जाम सेंट्रल में हुई है उनमें ये 2 नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं दोस्तों। और अगर कर्नाटक की कैपिटल पूछें तो कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। ओके, आगे आते हैं, संविधान के आर्टिकल 80 में किसका उल्लेख किया गया है? संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, इनका कार्यकाल कितना होगा, इन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है, इन सभी का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 80 में देखने को मिलता है। देखिए, अगर हम कैजुअली राज्यसभा को और ज़्यादा डिस्कस करें तो आपको पता चलेगा कि राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन कहलाता है और यही संसद का स्थायी सदन कहलाता है, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों। हर 2 साल में 1/3 सदस्यों की सीटों पर चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले कॉमनवेल्थ गेम किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे? तो विश्व में कॉमनवेल्थ गेम जो है वो 1930 में कनाडा में शुरू किए गए थे। ये तो हो गया पहला फैक्ट। इसके बाद दूसरा फैक्ट है कि आखिरी बार जो कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किए गए थे दोस्तों वो 2018 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे और ये कॉमनवेल्थ गेम का 21वां संस्करण था। अब 2022 में इसका 22वां संस्करण इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा। तो ये एक और फैक्ट है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। भारत में अटल पेंशन योजना किस वर्ष लागू की गई?
तो अटल पेंशन योजना जो कि असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए पेंशन की योजना है, ये मई 2015 में कलकत्ता से शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इबोला किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है? मतलब ये किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा, फंगी के कारण या वायरस के कारण? तो इबोला वायरस के कारण फैलने वाली बीमारी है। सबसे पहले देखिए 2014 में इबोला उभर कर आया था, जो कि अफ्रीकी देश गिनी से शुरू हुआ था। तो ये भी एक फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। अफ्रीकी देश गिनी से इसकी शुरुआत हुई थी। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि इबोला की जन्मभूमि कौन सा महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप है। देश तो शायद ही पूछा जाए, लेकिन फिर भी अगर पूछे तो गिनी को याद रख लीजिएगा। मिजोरम में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? मिजोरम में देखिए एक लोकसभा की सीट है और एक राज्यसभा की सीट है। देखिए पिछली शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे कल, उसमें असम की लोकसभा सीट पूछी गई थी, क्योंकि अभी आपने देखा है असम और मिजोरम में सीमा को लेकर बहुत ही विवाद देखने को मिल रहा है, इसीलिए करंट से रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिजोरम में लोकसभा की सीट एक है और राज्यसभा की भी सीट एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित किया जाएगा। इसके पहले 2018 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन रूस में किया गया था दोस्तों, और इसमें जीता था फ्रांस, और फ्रांस ने फाइनल में क्रोएशिया को हराकर 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था। अगला फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर में आयोजित किया जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो सीएजी, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है, इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 148 में किया गया है। मैंने आपको पहले भी बोला है दोस्तों, आर्टिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आर्टिकल को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सीएजी की अगर हम बात करें तो सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इन्हें इनके पद से भी राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इंडिया का पहला जिंजर प्रोसेसिंग सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग सेंटर मेघालय राज्य में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे 2020 में फिजिक्स का नोबेल दिया गया है? देखिए एग्जाम में परफेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन देखिए नोबेल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये कंफर्म है। तो 2020 में फिजिक्स का जो नोबेल है वो 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है, रोजर पेनरोज, हेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेस। देखिए 2020 के नोबेल से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक से आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर 2020 के नोबेल से संबंधित सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आपको समझाया गया है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप नोबेल का वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आगे आते हैं दोस्तों, हेपेटाइटिस सी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस सी जो है वो एक वायरस जनित बीमारी है जो कि शरीर में लीवर को प्रभावित करती है। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष है ज्ञानेंद्रो निंगोबम। देखिए कल एचडीएफसी का भी चेयरमैन पूछा गया था, तो ऐसे जितने भी चेयरमैन और जितने भी अध्यक्ष हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के हों या प्राइवेट सेक्टर के हों, इनको आप याद रख लीजिएगा। बारदोली आंदोलन किससे संबंधित है? तो देखिए बारदोली आंदोलन जो है 1928 में हुआ था दोस्तों। 1928 में ये भारत में होने वाला एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। इसी आंदोलन की जो महिलाएं थी, मतलब बारदोली की जो महिलाएं थी, उन्होंने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर व्यक्ति का पूछा जाए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो फिर नाम आता है महात्मा गांधी का। लेकिन महात्मा गांधी ने इन महिलाओं के रेफरेंस से ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो वो हो जाएंगे महात्मा गांधी। तो बारदोली आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया किस राज्य में आयोजित किया गया? देखिए ये जो फिल्म फेस्टिवल है अधिकतर गोवा में ही आयोजित किया जाता है। पिछला भी गोवा में आयोजित किया गया था और अगला जो फेस्टिवल है वो भी गोवा में ही आयोजित किया जाएगा। किस वंश के द्वारा पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया था? युद्ध में पहली बार हाथियों का इस्तेमाल करने वाला साम्राज्य था मगध साम्राज्य, जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। इन्होंने युद्ध में सबसे पहली बार इतिहास में हाथियों का उपयोग किया है। अगला क्वेश्चन है,
सूर्य के सबसे निकट आकाशगंगा कौन सी है? सूर्य के सबसे निकट की आकाशगंगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक इंटरनेशनल पुरस्कार है। इसके बाद है डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर भारत में किस पिस्टल को डेवलप किया है? तो देखिए, इंडियन आर्मी और डीआरडीओ का जो पुणे स्थित आयुध अनुसंधान केंद्र है, इन दोनों ने मिलकर भारत में ही अस्मी नाम की एक मशीन पिस्तौल का आविष्कार किया है। इसकी अगर साइज की बात करें तो इसका साइज 9 mm का है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन उनके पद से हटा सकता है? तो देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उनके पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को दिया गया है। लेकिन देखिए, यहाँ पर भी कंडीशन है दोस्तों, अगर मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटाना है तो सबसे पहले संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मतलब उसी प्रक्रिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है। तो अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर संसद में महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो राष्ट्रपति उनको उनके पद से हटा सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स, स्टैटिक जो पोर्शन है वहाँ से सभी क्वेश्चन सिंपल पूछे गए हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में अंदर उतरकर डीप में जाकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप जब भी करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो डीपली जो क्वेश्चन है उन पर स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा। जो सिंपल फैक्ट है वो तो आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे, लेकिन डीपली जो छोटे छोटे कंटेंट है उस पर फोकस कीजिएगा, वहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो कल के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अब आपको आगे रीजनिंग के क्वेश्चन गौरव सर डिस्कस करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, बेस्ट ऑफ लक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, अभी आपने पंकज सर के थ्रू जीके और जीएस का एनालिसिस देखा 5 अगस्त का, ठीक है दोस्तों। तो एसएससी सीएचएसएल 5 अगस्त में आज हम देखने जा रहे हैं अब रीजनिंग का एनालिसिस, और मेरे बाद में आपको दोस्तों मैथ्स का एनालिसिस निश्चित सर बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 5 अगस्त की, जिसमें आपको दोस्तों यहाँ पर तीनों शिफ्टें कवर हो रही हैं, और जितने भी टॉपिक और जितने भी क्वेश्चन हमारे पास में स्टूडेंट्स के थ्रू आए हैं वो हम सभी आपके सामने यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि हम आज रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कुछ इन टॉपिक्स के थ्रू जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि मिरर इमेज हो गया, है ना, काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हो गया, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, ब्लड रिलेशन। कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आज, है ना, आज की शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आया। सिलोजिज्म से क्वेश्चन एक पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, सीरीज के 2 क्वेश्चन देखने को मिले दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यदि क्वेश्चन लिखना हो तो लिख भी लीजिए। यहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया, जहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट्स को, या बोल सकते हैं सॉरी अल्फ़ाबेट नहीं, नंबरों को इंटरचेंज करने का बोला गया है कि 3 की जगह पर 4 और 4 की जगह पर 3 रखकर समीकरण को सॉल्व करें। वर्ड फॉर्मेशन, यहाँ पर वर्ड फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया, जहाँ पर डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मिसिंग नंबर से एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, मिसिंग नंबर में वही चल रहा है, पूरा मैट्रिक्स बना के दे रहे हैं और उसके थ्रू एक क्वेश्चन मार्क दे दें और वहाँ पर आपसे आंसर पूछ रहे हैं। बात करते हैं यदि मिरर इमेज की, तो मिरर इमेज में क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आए थे। यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर कुछ भी डायग्राम बना हुआ दिया था, कुछ इस प्रकार से एल शेप का, यहाँ पर लगा था मिरर, और आपको बताना था कि राइट हैंड साइड में कैसे वह डायग्राम दिखेगा मिरर के बाद में। क्लियर है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या था, अब देखिए मैंने आपको बताया था मिरर इमेज में जो भी चीज़ लेफ्ट की होती है वह कहाँ चली जाती है, राइट हैंड साइड में, यदि मिरर कैसा लगा हो, ऐसा वर्टिकल टाइप का, ठीक है। तो ये जो एल शेप इधर बना हुआ है वही का वही इधर बन जाएगा, ठीक है, और ये कैसा जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ मिरर इमेज पूछा गया था। काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का एक क्वेश्चन आया था। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आए थे, जहाँ पर 2 टाइप के क्लासिफिकेशन पूछे हैं, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक, ठीक है। उसके अलावा एनालॉजी से यहाँ पर नंबर की एनालॉजी पूछी जा रही है दोस्तों, कम से कम 2 क्वेश्चन नंबर की एनालॉजी से पूछे जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन आया है, आगे डिस्कस करेंगे। सिलॉक्स से एक क्वेश्चन आया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वह वेन डायग्राम, जी हाँ दोस्तों, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आया था आज सेकेंड शिफ्ट में, कि निम्न में से कौन सा आरेख बहनें, माताएं और महिलाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है, और नीचे आपको 4 डायग्राम बने हुए दिए होंगे, ठीक है। तो बहनें, माताएं और महिलाओं के बीच के संबंध को कौन सा वेन डायग्राम बताएगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ बहनें क्या होती हैं, माताएं होती हैं,
और कुछ माताएं क्या होती हैं, बहनें होती हैं। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा और ये दोनों के दोनों ही क्या होती हैं, फीमेल होती हैं, मतलब महिलाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, महिलाएं। क्लियर है। तो इसका मेन डायग्राम या बोल सकते हैं वेन डायग्राम जो सही होगा वह कुछ इस प्रकार बनेगा। कुछ बहनें माताएं हो गई, कुछ माताएं बहनें हो गई और ये दोनों काय में जाएंगी, महिलाओं के रिंग के अंदर। क्लियर है। एक देखिए दोस्तों, एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन पूछा गया था, उसको यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। तो देखिए एम्बेडेड फिगर से मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूरा करना है। ठीक है, इस श्रृंखला में जो आखिरी में आएगा, आगे आने वाले चित्र को चुनना है। और यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, A, B, C और D। देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर देखिए यदि तो पहला पार्ट यहाँ पर ये कवर किया था, फिर इससे आगे बढ़े तो इसी पार्ट को यहाँ पर एक स्टेप लेफ्ट हैंड साइड में या बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज नीचे लेके चले गए, है ना। चलिए अगले पार्ट में देखना क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए तीसरे वाले पार्ट में यहाँ पर अब 2 एरिया कवर है। जैसे यहाँ पर केवल एक ही एरिया कवर था पहली स्टेप में, उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरी स्टेप में कितने एरिया कवर है, 2 एरिया। एक ये वाला एरिया कवर है, ठीक है, और एक ये वाला एरिया कवर है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। मतलब देखिए पहले जो एरिया कवर था उसको एंटी क्लॉकवाइज लेके गए, एक कदम नीचे, मतलब शिफ्ट किया यहाँ पर। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर 2 कवर हैं पूरे, तो 2 को कहाँ ले गए, लेफ्ट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज, एक शिफ्ट पीछे लेके चले गए। तो यहाँ पर जो भरा हुआ है वह यहाँ पर खाली जाएगा और जो बाकी का ये खाली था ये क्या हो जाएगा, भर जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। अब देखिए अगले में क्या हो रहा है, अब 3 भर गए यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 भरे हुए हैं, तो देखिए कौन कौन से भरे हुए हैं 3, एक ये वाला भरा हुआ है, बोलिए क्लियर है, ठीक है, दूसरा ये वाला भरा हुआ है और तीसरा कौन सा भर दिया उन्होंने, यहाँ पर इस फिगर को यहाँ से यहाँ तक भर दिया। तो 3 फिगर भरे हुए हैं। अब करना क्या है, यहाँ पर अगले में क्या होगा, एक शिफ्ट होगा, कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब एक लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा मतलब ये वाला पार्ट हमें भरा हुआ चाहिए और ये वाला पार्ट कैसे चाहिए, खाली। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर तो दिख रहा है, परंतु यहाँ से ये भरा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि देखिए दूसरे वाले में यहाँ पर फिल किया हुआ है, तीसरे वाले में भी यहाँ पर फिल किया हुआ है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। देखिए कैसे, यहाँ पर ये जो 3 पार्ट हैं एक स्टेप लेफ्ट हैंड साइड में खसकेंगे, जैसा कि यहाँ पर दोनों में हुआ था, पहले दूसरे में और तीसरे चौथे में। तो 5वें छठे में भी यही होगा। तो यहाँ पर यदि एक कदम लेफ्ट में मतलब पीछे हटेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए ये वाला एरिया क्या होगा, खाली। और बाकी के जो 3 हिस्से हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, ये क्या होंगे, आपस में पूरे फिल होंगे, भरे हुए होंगे। तो क्लियर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिला था, जो कि बिल्कुल सिंपल था, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगा के देखना था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लासिफिकेशन से देखने को मिला। क्लासिफिकेशन में यहाँ पर क्या है, नंबरों का क्लासिफिकेशन पूछा गया है। 132, 165, 154, 155, चारों में से कोई 3 एक समूह बनाते हैं और कोई एक भिन्न है, उसे चुनिए। तो यहाँ पर एक अलग कौन सा दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर एक अलग दिख रहा है हमें 155। हमारा आंसर क्या होगा, 155। अब इसके पीछे दोस्तों लॉजिक क्या है, बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जहाँ पर भी दोस्तों 3 अंकों की संख्या हो और बीच वाला नंबर बाद की 2 संख्याओं मतलब पहली और तीसरी संख्याओं के एडिशन से आ रहा हो, तो वो सभी संख्याएं किससे डिवाइड हो जाएंगी दोस्तों, 11 से डिवाइड हो जाएंगी। किससे डिवाइड हो जाएंगी, 11 से। या बोल सकते हैं ये सभी संख्याएं किसके मल्टीपल में हैं, 11 के मल्टीपल में। जैसे कि 132 हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए 165 हो गया। तो 165 में देखिए 5 और 1 मिलकर क्या बना रहा है, बीच की संख्या 6, तो ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में 4 और 1 ये क्या हो रहा है, 5, तो ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं ये 3 संख्या 11 से डिवाइड हो जाएंगी, या बोल सकते हैं तीनों संख्या 11 के मल्टीपल में है, परंतु 155 11 के मल्टीपल में नहीं है या 11 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए यही होगा हमारा आंसर। अगला देखिए दोस्तों, नंबरों की एनालॉजी पूछी है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमें रिलेशन दिया है 74 जिस प्रकार संबंधित है किससे, 14 से। जहाँ पर मैंने आपको बताया दोस्तों एनालॉजी पढ़ाते समय 2 बिंदुओं का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार, और 4 बिंदुओं का मतलब क्या होता है, उसी प्रकार। तो देखिए जो रिलेशन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में निकला है वही रिलेशन हमें राइट हैंड साइड में निकालना है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 74 से 14 लाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे आ सकता है, देखिए दोस्तों अब यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है, थोड़ा सा ट्रिकी लॉजिक लगा हुआ है। 7 और 4 इनका दोनों का मल्टीप्लाई किया है, तो 7 चौक कितना हो गया, 28। देखिए ये जो 74 लिखा है इसमें पहले डिजिट का मल्टीप्लाई दूसरे डिजिट में किया है, तो 7 चौक कितना हो गया दोस्तों, 28। ठीक है, 7 × 4 क्या हो गया, 28। उसको भाग दिया किससे, 2 से, तो क्या आ गया, 14। उसी प्रकार से आगे भी देख लीजिए क्या दिया है, 54, 5 में 4 का गुणा कर दीजिए, क्या जाएगा 20, काय से भाग दे दीजिए 2 से, तो यहाँ से आंसर हमारा क्या जाएगा 10।
ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है 10। तो इस प्रकार का नंबरों की एनालॉजी का क्वेश्चन देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन जो है वह सीरीज से देखने को मिला है। देखिए दोस्तों, सीरीज में यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सीरीज पूछी गई थी। 5 के मल्टीपल की सीरीज है ये, देखिए देखते ही बन रही है। 8 फिर 13 फिर 23 फिर 38, तो अगला क्या होगा? तो देखिए 8 में यदि मैं 5 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 13। 13 में यदि मैं 10 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 23। 23 में यदि मैं 15 ऐड करूंगा तो क्या जाएगा 38। और अब क्या होगा दोस्तों, देखिए दोस्तों 5 ऐड हुआ, 10 ऐड हुआ, 15 ऐड हुआ, अगला क्या ऐड होगा 20। यदि 20 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 38 में 20 ऐड कर दो क्या जाएगा 58। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा 58। क्लियर है दोस्तों? सीरीज समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है वो काउंटिंग ऑफ फिगर से लिया गया है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं और कुछ इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिला था। यहाँ पर दोस्तों ट्रायंगल से ही रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर काउंट करते हैं। तो कैसे काउंट करना है? सिंपल है। देखिए पहले हम ये वाले पार्ट को काउंट कर लेते हैं, जो कि हमने पहले भी किया था, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 लगा देंगे हमारी शॉर्ट ट्रिक। बता दीजिए 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो यहाँ तक तो कितने हो गए 10। अब यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ ऐसा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार की जो आकृति रहती है उसमें कितने त्रिभुज होते हैं? उसमें 3 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ट्रायंगल है, तो ये तो कितने हो गए +3, तो 13 हो गए। परंतु यहाँ पर क्या 13 त्रिभुज है क्या पूरे? नहीं, यहाँ पर 2 हिडन त्रिभुज और बच रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर कैसे बनेंगे 2 एक्स्ट्रा? तो देखिए यहाँ तक के 1 2 3 4, यहाँ से हो गए 10, यहाँ से मिले हमें 3, थोड़ा सा पेन दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पर हो गए 10, ठीक है, यहाँ पर हो गए 3, और बचे हुए 2 कौन से होंगे? तो देखिए बचे हुए 2 हमारे पास यहाँ पर ये होंगे। एक वाला एक जो है वह ये वाला बनेगा, ये वाला पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक, और ये वाले सीधी रेखा। ठीक है, और एक इसी का वाइस वर्सा, मतलब उल्टे में दिख रहा है। देखिए ये वाला 1 2 और ये 3। ठीक है, तो 2 त्रिभुज ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पर 10 और 3 13 प्लस 2 और ऐड कर दो तो क्या जाएगा 15। तो यहाँ पर 15 ट्रायंगल अवेलेबल है इस डायग्राम में। इस आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों? तो 15 त्रिभुज हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एनालॉजी से लिया गया है, नंबर एनालॉजी से। दोस्तों नंबर एनालॉजी से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पर एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, इनसे क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स उठ के आ रहा है, और एक कोडिंग डिकोडिंग, ये तो क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं। तो आप इन सभी चैप्टरों को अच्छे से पढ़ के जाइए। वैसे रीजनिंग में मोस्टली चैप्टरों को कवर कर रहे हैं, बस आज ये है डायरेक्शन और आपके कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 16 से हमें 272 लेके आना, या बोल सकते हैं जिस प्रकार 16 का संबंध 272 से है उसी प्रकार 15 का संबंध होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, यदि आपको स्क्वायर याद होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बना लेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों 272 जो है वह 16 के स्क्वायर के आसपास है। तो देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256। यहाँ पर 272 पर जाना है तो क्या कर दें, 16 ऐड कर देते, मतलब जो भी नंबर है ओरिजिनल उसको ही ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 6 6 12 के 2 हाथ के आ गए 1, ये 7 और ये 2। तो समझ में आया सभी को 272 कैसे आया? 16 का स्क्वायर किया, उसमें 16 ऐड कर दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना 225, और उसमें 15 ऐड कर देंगे तो 0। यहाँ पर क्या आ गया 4, और यहाँ पर क्या आ गया 2, 240, 240। क्लियर है सभी को? समझ में आया? यहाँ पर आंसर क्या है 240। लॉजिक क्लियर है सभी को? इस प्रकार का लॉजिक का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों हमने कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन लिए हैं। जो भी लॉजिक हमें यहाँ पर मालूम पड़ा था उस लॉजिक के जरिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यदि किसी कोडिंग में ग्राफिक को JUDSKLF लिखा जाए तो डिज़ाइन को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए इसको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें मेन कंटेंट लिखना होगा। तो GRAPHIC, ठीक है, ये हो गया हमारा मेन कंटेंट। और इसका कोड क्या है उसको उसके नीचे लिखना है। तो कोड लिख लेते हैं इसके नीचे JUDSKLF। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर करना क्या, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये G है और यहाँ पर J है। तो देखिए G का नंबर होता है 7, J का नंबर होता है 10, R का नंबर होता है 18, U का नंबर होता है 21। यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ 1, P का नंबर 16, H का नंबर 8,
आई का नंबर 9 और सी का नंबर 3। दोस्तों यदि आप लोग भी ABCD के नंबर याद कर लेंगे तो आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, ठीक है। और यही नंबर जो है आपके एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में भी काम आएंगे। देखिए 7 और 10 कितना डिफरेंस हो गया, +3। 18 और 21 कितना डिफरेंस हो गया, +3। 1 और 4 कितना डिफरेंस हो गया, +3। 16 और 3 19। तो समझ में आ गया सभी को लॉजिक क्या लग रहा है, सभी में +3 +3 +3 +3, ठीक है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर वो रिलेशन निकला है ग्राफिक्स का JUD SKLF से, उसी प्रकार हमें किसका निकालना है रिलेशन, डिज़ाइन का। आइए निकाल लेते हैं डिज़ाइन के। यहाँ पर मैं आपके लिए नंबर लिख देता हूँ 4 5 19 9 7 और 14। क्या करना है लिख लीजिए ऊपर, सभी में 3 ऐड करना है। क्या करना है, पूरे में क्या करना है, 3 ऐड करना है। चलिए तो 4 और 3 7 पे कौन आ गया, G। 5 और 3 8 पे कौन आ गया, H। 19 और 3 22 पे कौन आ गया, V। उसी प्रकार से 9 और 3 12 पे कौन आ गया, L। 7 और 3 10 पे J और 14 और 3 17 पे Q। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, GHVLJQ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कोड भाषा में वायरस को ERIFH लिखा जाता है तो क्रैक को क्या लिखा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन शिफ्टिंग विथ चेंज का है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह भी शिफ्टिंग विथ चेंज का है, जैसा कि हमने पढ़ा था। वायरस ये हो गया मेन कंटेंट। नीचे लिख लेते हैं इसका कोड क्या दिया गया है, देखिए दोस्तों ERIF और H। तो हमें निकालना किसका कोड है, क्रैक का, CRACK, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए यदि आपको मैंने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाया था रिवर्स अल्फ़ाबेट भी और अल्फ़ाबेट भी, तो यहाँ पर देखिए लॉजिक जो लग रहा है वह रिवर्स अल्फ़ाबेट का लॉजिक लग रहा है। कैसे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर V का उल्टा क्या लिखा हुआ है, E, और E का उल्टा क्या होता है, V, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कैरेक्टर लव, ऐसे याद करवाया था दोस्तों, याद आया सभी को। L का उल्टा O का उल्टा L, V का उल्टा E का उल्टा V। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से I का उल्टा R का उल्टा I, इंडियन रेलवे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी R का उल्टा I, इंडियन रेलवे। फॉर यू है ना, F का उल्टा U का उल्टा F, और हायर सेकेंडरी या सुपर हीरो, S का उल्टा H का उल्टा S। तो यहाँ पर क्या करा है, कुछ भी नहीं, सिंपल रिवर्स लिख दिए गए उनके नीचे। तो आगे यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग इसके रिवर्स। तो देखिए दोस्तों, C का उल्टा क्या होता है, तो C का उल्टा होता है X, कैसे याद करवाया था, चेन्नई एक्सप्रेस। R का उल्टा क्या होता है, यहीं पर मालूम पड़ जाएगा, I। उसके अलावा A का उल्टा बिल्कुल सिंपल है, Z। C का उल्टा अभी हमने लिखा क्या, X, और K का उल्टा क्या होता है दोस्तों, PK, याद करवाया था मैंने आपको। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या होगा, XIZXP। क्लियर है, समझ में आया लॉजिक सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 3 अंक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर अब लगा देते हैं हमारा कोई सा भी रूल। यहाँ पर देखिए क्या करना होगा, हमारे 3 रूल में से कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है, पहला और तीसरा, क्योंकि देखिए दोनों पासों में एक अंक कॉमन है, कौन सा, नंबर 6। तो या तो आप वर्ग चक्रवर्ती का नियम लगा दो, या फिर आप क्या कर दो, निकटवर्ती का नियम लगा दो। परंतु निकटवर्ती के नियम से यहाँ पर आंसर नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, 6 का उल्टा 4 मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वर्ग चक्रवर्ती का नियम लगाते हैं, स्क्वायर रोटेशन रूल लगा के आंसर लेके आते हैं। तो 6 ऊपर लिख दिया, लेफ्ट वाला पासा लिया, क्लॉकवाइज चले, पहले लिखा 5, फिर लिखा 2, फिर क्लॉकवाइज चले यहाँ से, तो पहले लिखा 1, फिर लिखा 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, 3 के अपोजिट में क्या है, तो 3 के अपोजिट में क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है, यहीं से हमारा आंसर आ गया, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर दिया हमारी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, जिस प्रकार से गेम संबंध है किससे, KEQI से, उसी प्रकार से मोर संबंध होगा। जिस प्रकार से गेम का संबंध KEQI से है, उसी प्रकार से मोर का संबंध होगा। आइए यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा और मुझे भी सॉल्व करने में आसानी होगी। KEQI, देखिए दोस्तों, अब G का नंबर होता है 7, K का नंबर होता है 11, मतलब क्या हुआ है, पहले +4, फिर A से E, तो A का नंबर 1 और E का नंबर 5, मतलब क्या हुआ है, +4, फिर M का नंबर 13, Q का नंबर 17, मतलब क्या हुआ है, +4, और E का नंबर 5 और I का नंबर 9, मतलब क्या हुआ है, +4। मतलब सभी में क्या हो रहा है, +4। पहले से पहले कैरेक्टर को +4, दूसरे से दूसरे कैरेक्टर को +4, तीसरे से तीसरे कैरेक्टर को +4, और चौथे से छोटे कैरेक्टर को भी क्या हो रहा है, +4 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोर का आंसर कैसे निकालेंगे, कुछ उसी प्रकार से
MORE कैसे निकालेंगे दोस्तों, M में 4 जोड़ दीजिए तो देखिए M का नंबर कितना 13, 13 4 17 पे कौन Q। उसी प्रकार से O का नंबर कितना दोस्तों 15, 15 4 19 पे कौन S। उसी प्रकार से R का नंबर कितना 18, 18 और 4 22 पे कौन V। और E का नंबर कितना 5 और 4 9 पे कौन I। तो दोस्तों आंसर यहाँ पर क्या होगा मोर का QSVI। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आई सभी को अल्फ़ाबेट वाली एनालॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वह ब्लड रिलेशन से लिया गया है। A B का पिता है और B C की माता है तथा C D की पुत्री है, तो A का D से क्या संबंध है। मतलब अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। A B का पिता है तो A यदि B के पिता हैं तो कहाँ बनेंगे, B के ऊपर बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। और B C की माता है तो B जो है वह किसकी माता है, C की माता है, तो B किसकी माता हो गई, C की, तो C और नीचे बन गया। आगे बढ़ते हैं। C D की पुत्री है, अब C किसकी पुत्री है, D की पुत्री है, मतलब यहाँ पर D कौन होगा, इसके पिता हो गए। और इन दोनों का क्या हो गया, विवाह हो गया। कैसे, क्योंकि देखिए दोस्तों B पुत्री है C की और C यहाँ पर बोला है कि C पुत्री किसकी है, D की। B माता है C की, तो B माता हो गई किसकी, C की। और C पुत्री है किसकी, D की, और तो D क्या हो जाएंगे, इसके पिता हो जाएंगे। क्या पूछा है हमसे, A का D से क्या संबंध है, मतलब A D के क्या लगेंगे, तो ये इनकी पुत्री है, पुत्री के पति मतलब क्या लगेंगे, ससुर। A D के कौन लगेंगे, ससुर लगेंगे, फादर इन लॉ। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो A का D से क्या संबंध है, तो ससुर, फादर इन लॉ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वर्ड फॉर्मेशन से लिया गया था, जिसमें डिक्शनरी बेसिस क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें। अब यहाँ पर इसको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसको अरेंज करना है। तो देखिए आंसर क्या हो सकता है, पहला एलिमेंट दिया है एग्जाम्पल, दूसरा दिया एक्सटेंडेड, तीसरा दिया एग्जिस्ट और चौथा दिया है एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए सभी में पहली मतलब ई से स्टार्ट हो रही है, ये भी ई से स्टार्ट हो रही है, ये भी ई से स्टार्ट हो रही है, ये भी ई से स्टार्ट हो रही है। अगला कैरेक्टर चेक करते हैं, एक्स 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 एक्स, तो दो कैरेक्टर सभी में सेम हो गए। अब आगे तीसरा कैरेक्टर चेक करना होगा। तो देखिए तीसरे में यहाँ पर क्या है, ए, मतलब सबसे पहले यही आएगा, फिर उसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पर टी, फिर यहाँ पर क्या लिखा है आई, और फिर यहाँ पर क्या लिखा है ई। अब इसको हम जमाते हैं किसके, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो देखिए ई एक्स तो सभी में सेम है, ई एक्स तो क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा एक्स, ई एक्स तो सभी में सेम है। अब यहाँ पर पहले क्या आया है, ए, मतलब कौन सा एलिमेंट आया है, नंबर 1। फिर उसके बाद में ए के बाद में अगला क्या आ सकता है दोस्तों, टी आ सकता है, आई आ सकता है या ई आ सकता है, तो क्या आएगा ई, मतलब क्या आएगा नंबर 4। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, आई मतलब नंबर 3, और फिर सबसे लास्ट में क्या आएगा टी, मतलब नंबर 2। तो 1 4 3 2 यही होगा हमारा सही आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में लिखा है, 1 4 3 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 1 4 3 2। क्लियर है सभी को। तो ये हो गया दोस्तों आपका वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है वह सिलोजिज्म से लिया गया है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था, सभी सेब अंगूर हैं। आइए इसे बनाते हैं, सभी के सभी सेब क्या है, अंगूर है, तो ये अंगूर हो गए। अगला क्या दिया है, कुछ संतरे अंगूर है, तो कुछ संतरे क्या होंगे, अंगूर होंगे। चलिए अब यहाँ पर निष्कर्ष पढ़ते हैं, कुछ संतरे सेब हैं। तो देखिए संतरे यहाँ पर है, सेब यहाँ पर है, दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, सभी संतरे अंगूर है, तो क्या सभी संतरे अंगूर में है क्या, नहीं, एक डायग्राम से भी गलत, तो क्या कर देंगे गलत। तो यहाँ पर दोस्तों ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा अनुसरण कर रहा है, मतलब क्या लगेगा यहाँ पे, नाइदर नॉर। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, नाइदर नॉर, ना तो पहला और ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। क्लियर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है मिसिंग नंबर से, या बोल सकते हैं मिसिंग टर्म से। दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको बना हुआ दिया गया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। देखिए यदि ध्यान से कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 में, या देखिए रो 1, रो 2, रो 3 में, देखिए रो 1 में भी छोटे नंबर लिखे हैं, रो 2 में भी छोटे नंबर लिखे हैं, पर रो 3 में जो है वो बड़ी संख्याएं दी गई हैं। और यहाँ पर भी 240 है, यहाँ पर भी 240 है, तो अगला क्या होगा, और ये सा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आंसर 240 होगा। ठीक है, ऑप्शन में 240 नहीं था। अब यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, तो देखिए यहाँ पर 15 और 16 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं 240 कैसे लेके आ सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों यदि 15 में मल्टीप्लाई में कर दूँ 16 का, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 240। बोलिए क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 20 और 12, यदि मैं 20 और 12 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 240।
उसी प्रकार से यदि यही सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे किसमें, कॉलम 1 में, तो 12 × 10, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या होगा, 120। क्लियर है सभी को, यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, 120। और लॉजिक समझ में आया, पहले और दूसरे इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और तीसरे को आंसर लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ तक था दोस्तों आज का हमारा एनालिसिस। अब आपसे डिस्कस करेंगे मैथ्स के बारे में निशित सर। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स आज है 5 अगस्त। आज हम करेंगे एसएससी सीएचएसएल के 5 अगस्त के एग्जाम एनालिसिस। आज दिन में 3 शिफ्ट थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों को एनालिसिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट इजी टू मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट इजी थी एंड थर्ड शिफ्ट थोड़ी सी लेंदी थी। लेंदी यानी कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन टफ नहीं थे, बस थोड़ा सा आपको करने में टाइम लगता है, ये कैलकुलेटिव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी मैथ्स की एनालिसिस। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, AE इक्वल्स टू CE, BF इक्वल्स टू EF, AD इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, BD आपकी वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम के अंदर AE और CE ये दोनों बराबर हैं। इसके अलावा EF और BF भी आपस में बराबर हैं। AD की लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है। देखिए कुछ लोग बोल रहे थे 24 दिया हुआ है, कुछ लोग बोल रहे थे 12 दिया हुआ है। तो डोंट वरी, हम अभी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर मान के काम करेंगे। अकॉर्डिंगली आप 24 का भी आंसर निकाल सकते हैं बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये एक तरीके से आपके लिए मास पॉइंट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था और वहां से बहुत इजीली बन जाता। मैंने आपको ज्योमेट्री के एडवांस कोर्स के मैथ्स में ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर यहाँ पर दो साइड्स इक्वल हैं, यानी ये 1:1 पर है और 1:1 पर ये है, तो यानी यहाँ पर जो वेट होगा वो होगा 1 का, यहाँ पर वेट 1 का होगा और यहाँ पर भी वेट 1 का होगा। बट पिवट पॉइंट पर वेट कितने का हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन यानी 2 का हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। अगेन अब इस लाइन को देखते हैं BE को। अब अगर यहाँ पर वेट 2 है और ये दोनों इक्वल पार्ट्स में है, यानी यहाँ पर भी वेट 2 ही होगा और ये भी इक्वल रेशियो में रहेंगे। तो देखिए अब AB को देखिए, ये है 1, ये है 2, तो इनके बीच जो साइड्स का रेशियो है वो भी किस रेशियो में होगा, वो होगा 2:1 में, इस रेशियो में होगा। तो देखिए अगर 2 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर 2 की वैल्यू 24 होती, जैसा कि कई लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन में 24 भी दिया हुआ है, तो अगर 2 की वैल्यू 24 होती तो 1 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो जाती और ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता विद इन 15 सेकेंड्स। बस आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री का थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9x² - 6x + 1 = 0, 27x³ + 1/27x³ की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे तो काम बहुत इजी हो जाएगा। कैसे मॉडिफाई करना है, इस -6x को उधर ले जा लीजिए, ये हो जाएगा 9x² + 1 = 6x। 3 से डिवाइड कर लीजिएगा और x से, तो यहाँ पर अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 3x + 1/3x = 2। और आपको पता है कि कभी भी x + 1/x के केस में अगर 2 आता है तो x की पावर n + 1/x की पावर n हमेशा 2 होगा। या इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए y ले लूं तो ये हो जाएगा y + 1/y = 2। बोलिए क्लियर है। तो y की पावर n + 1/y की पावर n कितनी हो जाएगी, ये भी 2 होगा, तो पावर 3 नहीं 30 भी होती तो भी आंसर कितना आता, 2 ही आता। बोलिए क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, A does 60% of his task in 18 days। A कितने दिन में, 18 दिन में कितना काम करता है, 60% काम कर देता है। मैंने कौन सा फॉर्मूला लिखा है, ये है man into day = work वाला फॉर्मूला लिखा है मैंने। B does 40% of the task in 10 days। B 10 दिन में 40% काम कर देता है। They together work for 10 days। The remaining work was done by C alone in 4 days। In how many days C will take to do the टास्क अलोन। क्या बोला गया है कि इन्होंने दोनों ने 10 दिन तक साथ में काम किया। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो है A 18 दिन में 60% काम करता है 18 दिन में, तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर देता हूँ, इसे मैं 6 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा A × 3 = यहाँ कितना आ जाएगा 10%। यानी ये 3 दिन में 10% काम करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 10/3% काम। तो 10 दिन में कितना करेगा, तो A करेगा 10 दिन में कितना परसेंट, 100/3।
या मैं इसको 33 कंप्लीट 2/3% भी बोल सकता हूँ। बोलिए क्लियर है? तो बी 10 दिन में 40% काम करेगा, ए 10 दिन में 33 1/3% काम करेगा। तो दोनों मिलकर कितना कर लेंगे? तो ये कर लेंगे 73 1/3% काम कितने दिन में? ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में इतना काम कर लेंगे। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो अब देखिए काम बचा कितना। काम अगर आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 26 2/3। इतना परसेंट काम बचा जिसे सी ने कितने दिन में किया? 4 दिन में किया। क्लियर? अब मुझे अगर इसे 100% करवाना है तो क्या करूंगा? तो कुछ नहीं करना है, इस 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 ऐड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा इसका प्रॉपर फ्रैक्शन। कितना होता है? 26 इंटू 3, ये हो जाएगा 78 प्लस 2 80/3% इक्वल्स टू सी इंटू 4। मुझे इसे 100 बनाना है, 3 को उधर ले जा लूंगा तो ये आ जाएगा 80% इक्वल्स टू 8 दिया 4 दिया 12 दिन। ये 12 दिन में 80% करेगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 4 से और डिवाइड कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करूंगा तो 20 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3। तो कुल मिलाकर 100% काम करने में इसे कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लग जाएंगे। 15 डेज में ये पूरा 100% काम कर लेगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नया नहीं था यहाँ पर, बस आपका कैलकुलेशन करने का तरीका सही होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 4x माइनस 3 का क्यूब प्लस 3x माइनस 5 का क्यूब है ये भी, प्लस 27 6 माइनस 3x का क्यूब इक्वल्स टू 9 इंटू इतना इंटू इतना। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है पता? ये है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ x y z। ये इस फॉर्मेट में है जिसमें x की वैल्यू आप ये पकड़ लीजिए, y की वैल्यू ये पकड़ लीजिए और z की वैल्यू ये पकड़ लीजिए। बोलिए क्लियर है? बात समझ में? तो यहाँ पर जब भी ये कंडीशन आती है तो हम बचपन से क्या जानते हैं कि ये कंडीशन कब आती है? जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 होता है। आपने जब पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम बस x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू को इक्वल टू 0 रखेंगे। x कितना है? तो ये 4x माइनस 3 प्लस y कितना है? तो ये है 3x माइनस 5 प्लस z कितना है? तो z पर ध्यान दीजिएगा 27, यहाँ पर ये 3 का क्यूब है तो ये 3 इंटू 6x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व कर लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ये आ जाएगा 4x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 5 प्लस 18x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 4x 3x और 18x इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25x इक्वल्स टू ये माइनस 3 माइनस 5 और माइनस 9, इन सबको उठाकर उधर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 18। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18/25। खत्म कहानी। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? यहाँ पर ये वैल्यू 18 नहीं 17 आएगी, तो आंसर हो जाएगा कितना? 17/25। बोलिए क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A इक्वल्स टू 66 डिग्री इफ I इज द इन सेंटर देन फाइंड एंगल ऑफ BIC। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। एक सर्कल है, एक ट्राइंगल है बेसिकली, और उसका ये इन सेंटर है I। अब इन सेंटर क्या होता है? तो ट्राइंगल को बाहर से कवर करने वाला सर्कल क्या होता है? इन सर्कल होता है। तो यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर I है, इसे मैं A, B और C बोल देता हूँ। आपको BIC की वैल्यू निकालनी है। चलिए ये वाली वैल्यू निकालनी है। एंगल A आपको कितना दिया है? 66। अगर आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये जस्ट इसका डबल होता है, यानी 132 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ 489x6378y is divisible by 72 then find the value of this। अब 72 का मतलब क्या है? 72 का मतलब होता है 8 और 9, यानी जो संख्या 8 और 9 से डिवाइड होगी वो 72 से भी होगी। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? आखिरी के 3 नंबर, आखिरी के 3 नंबर किससे डिवाइड होने चाहिए? 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 780y, कुछ इस तरीके से। 8 से डिवाइड करूंगा 9 बार में, 9 बार में ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 72। कितना बचेगा? 6। यहाँ पर आएगा y। अब अगर इसे पूरा पूरा डिवाइड होना है तो 6 के बाद कौन सा नंबर ऐसा मैं लिखूं कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए? तो देखिए 8 का टेबल पढ़ेंगे तो एक ही नंबर आता है 64, जो कि 8 से डिवाइड होता है। बोलिए क्लियर है? यानी y की वैल्यू यहाँ पर मुझे कितनी मिल गई? 4।
तो मुझे y की वैल्यू तो मिल गई, अब x की भी निकालनी है। x की वैल्यू कहाँ से निकालूंगा, इस 9 से निकालूंगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, इन सारे नंबरों का समीशन 9 से डिवाइड होना चाहिए। सारे नंबरों का समीशन कहने का मतलब क्या है, 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 6 प्लस 3 7 8 और y की जगह कितना लिखेंगे 4। इन सब का जो भी समीशन आएगा उसे कितने से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए इसे ऐड कर लेते हैं, 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4, ये आ जाता है टोटल 49 प्लस x भी है। तो मुझे बताइए 49 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है जो कि 9 से डिवाइड होता है, तो 49 के बाद 54 ऐसा नंबर आता है, सही है। तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, x की वैल्यू यहाँ पर मुझे 5 रखनी पड़ेगी। तो एक जगह मुझे y की वैल्यू मिल गई और दूसरी जगह मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब मैं ऐसे सिर्फ यहाँ पर पुट कर दूंगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा ये, और 6 4 24 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 64, अंडर 64 इज 8, यानी 8 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बस आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। आपने अगर मैथ्स का कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो वहां पर मैंने आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7200 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ। आपसे बोला गया है कि 7200 रुपए का 20% वार्षिक दर से आपको अर्धवार्षिक रूप से निकालना है 18 महीनों के लिए। अर्धवार्षिक 18 महीने कहने का मतलब 3 साल हो गया, और क्योंकि अर्धवार्षिक है तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 10%। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको जितना भी अमाउंट दिया है, कितना 7200 का जो अमाउंट दिया है, इसको आपको निकालना है 10% के हिसाब से। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अब देखिए जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, 1000 को ले लेते हैं कि अगर 1000 होता तो ये 100 हो जाता, ये 100 हो जाता, ये 100 हो जाता, इसके बाद 10% के हिसाब से ये 10 हो जाता, फिर ये 10 हो जाता, फिर ये 10 और ये 1 हो जाता। कुल मिलाकर जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आता है वो कितना आता है, वो आता है 331। तब जब आपका प्रिंसिपल 1000 है, अभी आपका प्रिंसिपल कितना है 7200, यानी 1000 की वैल्यू अगर 7200 है तो 1 की वैल्यू 7.2 हो जाएगी। बोलिए क्लियर है, ये वाली बात समझ में आई आपको। 1 की वैल्यू अगर 7.2 है तो आपका इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 331, वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा टोटल 2383.2, ये आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज। तो बस कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पर 7.2 से मल्टीप्लाई कर देना था और काम आसान हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 ऑन व्हिच 2 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ x% आर अलाउड which is equal to a single discount of 350 rupees, find the value of x। तो बेसिकली आपसे बोला गया है कि आपका जो 800 रुपीज है उसका सामान आपको 350 में बिक गया, तो कुल मिलाकर आपके पास जो डिस्काउंट रहा वो कितने का रहा, वो 450 रुपए का रहा। पूरी क्लियर है। और यहाँ पर टोटल जो आपका था वो कितने का था, एमआरपी वो 800 की थी। तो यहाँ पर मुझे इसका 1/2 निकालना पड़ेगा क्योंकि आपने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं। 0 से 0 काट लीजिएगा, 5 से काट लीजिएगा, ये 9 आ जाएगा, और 5 से काट लीजिएगा तो ये 16 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है। और इसका 1/2 निकालूंगा तो ये कितना आएगा 3/4, यानी ये हो गई उसकी मार्क प्राइस और ये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिला, 1 का, यानी 1/4 का डिस्काउंट, जो कि होता है कितने परसेंट के बराबर, 25% के बराबर। अगेन बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने था। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा। x + y + z = 13 दिया हुआ है, x² + y² + z² = 91 दिया हुआ है, और x × y = z का स्क्वायर दिया हुआ है। आपको निकालना है x - z की वैल्यू। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं निकालता हूँ xy + yz + zx की वैल्यू। इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो ये आएगी x + y + z का होल स्क्वायर माइनस x² + y² + z²। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, क्लियर है। और अपॉन में 2 भी आएगा। तो बेसिकली ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, ये मैंने यूज किया है x + y + z का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x² + y² + z² + ट्वाइस ऑफ xy + yz + zx। ये होता है कि नहीं होता है। यहाँ से मैंने xy + yz + zx की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ।
x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 13 होती है, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 91 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 39। इसे अभी जो वैल्यू मिली है यहाँ पर आपको पता है कि x इंटू जेड की वैल्यू वाई स्क्वायर के बराबर है, यानी मैं इस जगह पर क्या रख सकता हूँ, वाई स्क्वायर। अगर मैं y को कॉमन निकालूं अब तीनों में से तो x प्लस वाई प्लस जेड मुझे वापस यहाँ अंदर ब्रैकेट में मिल जाएगा जो कि 39 के बराबर है, और इसकी वैल्यू 13 मुझे दी हुई है, तो 13 से डिवाइड कर दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और y की वैल्यू 3 है यानी x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, y का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया। बोलिए क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपके पास y की वैल्यू है, यानी आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस z की वैल्यू कितनी, 10। ये आपको पता है, ये आपको पता है। क्या आप x माइनस z की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। x माइनस z का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस z का होल स्क्वायर माइनस 4xz। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है अलजेब्रा में, याद आया, ये z है। चलिए तो यहाँ पर मुझे x प्लस z का स्क्वायर कितना पता है, x प्लस z का स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर इज 100 माइनस 4 इंटू x इंटू z 9 है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36 जो कि आंसर देगा 64, और ये है x माइनस z का होल स्क्वायर, तो x माइनस z कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। यही हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रेन रनिंग एट 78 किलोमीटर covers a tunnel in 45 seconds and takes 15 seconds in overtaking a man running at 6 km per hour in the same direction. Find the length of the tunnel. टनल की लेंथ आपको निकालनी है। अब देखिए इसे मैं बोलता हूँ ट्रेन प्लस टनल, ट्रेन T1 प्लस T2, ये हो गई टोटल लेंथ किसकी, ट्रेन और टनल की। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है 78 स्पीड इंटू टाइम। 78 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और ये सेकेंड्स में, यानी पहले मुझे इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा, उसके बाद में टाइम को 45 सेकंड जो आपका टाइम है उससे मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, T1 प्लस T2 की। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। इन लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा 975। अब देखिए अगली कंडीशन क्या दी हुई है कि यही ट्रेन एक आदमी को भी पार करती है जो कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, यानी ट्रेन की लेंथ क्या होगी, T1, बट यहाँ पर आदमी की कोई लेंथ नहीं है बट उसकी स्पीड है, तो मुझे यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगानी पड़ेगी, और क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में तो ये माइनस हो जाएगा 72। बोलिए क्लियर है। इसको भी मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया और टाइम हो गया 15 सेकंड का। T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे 4 बार में तो ये आ जाएगा 300 मीटर। जैसे ही आपको T1 की वैल्यू 300 मीटर मिल गई, T1 प्लस T2 975 मीटर दिया हुआ है, तो बस आपको माइनस करना है और T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 675 मीटर, और ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन बोला है 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए आर द रेशियो ऑफ 2:5:8 एंड द टोटल अमाउंट इन द बैग इज 432 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन। तो देखिए यहाँ पर आपको संख्या का अनुपात दिया हुआ है, 2:5:8। इस टाइप की क्वेश्चन मैंने रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास में लिए हुए हैं, अच्छे से कराया हुआ है। आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन बहुत डिटेल में मैंने कराया हुआ है वहां पर। तो देखिए अब ये 1 रुपए के सिक्के हैं तो 2 सिक्के तो 2 रुपए, 2 रुपए के 5 सिक्के तो 10 रुपए, 8 सिक्के हैं कौन से वाले, 5 रुपए वाले, तो ये 40 रुपए। ये आ गया इनका रेशियो। तो जो टोटल 52 है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 432। अब देखिए मुझे नहीं पता ये नंबर कितना सही है 432, बट आई थिंक ये 416 होना चाहिए, तब ये प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा 8 से। ठीक है, तो अगर आप इसको 416 मान लेते हैं तो 1 की वैल्यू 8 आ जाती है और उसके बाद यहाँ पर ये 80 कॉइन्स हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि ये वैल्यू कितनी सही है, बिकॉज यहाँ तो ये डेसिमल में आ रही है, तो ये वैल्यू ऑब्वियसली कोई दूसरी होगी। आप सही वैल्यू रखेंगे तो सही आंसर आएगा। मुझे जो वैल्यू मिली फिलहाल मैंने वो रख दिया, मेरे हिसाब से हो सकता है 416 आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ 10x इक्वल्स टू cot 2x माइनस 48 डिग्री फाइंड x। देखिए 10x और cot x बराबर कब होते हैं, जब इनके एंगल्स का सम यानी x प्लस 2x माइनस 48 ये 90 डिग्री के बराबर होता है, तभी बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर बस मुझे इसको इतना ही सॉल्व करना है।
तो ये हो जाएगा इतना। इसे इधर ले जा लेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 138 और डिवाइड कर देंगे 3 से। बोलिए क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 138 डिवाइडेड बाय 3 यानी 46 डिग्री। बोलिए क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। In a circle, two chords of equal length 24 cm each at a distance of 10 cm find the radius of the circle। आपको दो चॉर्ड दी हुई है, सपोज ये AB है और ये CD है, दोनों की लेंथ इक्वल है और क्योंकि ये इक्वल लेंथ है इसका मतलब है कि ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं। इनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये सेंटर से जो मैं लाइन खींचूंगा वो इस चॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ये 12 हो जाएगा। ये सेंटर है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 5 और ये 90 डिग्री भी बनाएगा। यानी यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद है 13, यानी इस सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। और कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने एडवांस मैथ्स का कोर्स अगर देखा है, पढ़ा है, सुना है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएंगे। तो ये कोई टफ क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं थे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल कैपिटल आर कहने का मतलब इन रेडियस, सर्कम रेडियस, ये है सर्कम रेडियस और ये है इन रेडियस। तो बेसिकली क्या बोलना चाहता है वो कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको जो सर्कल बाहर से घेरता है और जो सर्कल इसके अंदर बनता है उनकी रेडियस आपको दी हुई है। कैपिटल आर बाहर वाला सर्कल, स्मॉल आर अंदर वाले सर्कल की रेडियस। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल। अगर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता है तो आप इसका एरिया बहुत इजीली निकाल सकते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, इररिस्पेक्टिव कि एरिया में क्या दिया है, क्या पूछा है, तो अगर आपको लेंथ और हाइट दी हुई है तो आप वहीं से निकाल लीजिए। बट अगर आपको दोनों रेडियस दी हुई है तो एरिया का फॉर्मूला बनता है स्मॉल आर इंटू आर प्लस कैपिटल टू इंटू कैपिटल आर। ये फॉर्मूला बनता है। तो बस आपको इसे सॉल्व कर लेना था। ये हो गया 3, ये हो गया 12.5 दूनी 50, 50 53 53। बोलिए क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। हो सकता है नंबर्स थोड़े से चेंज हो एक्चुअल एग्जाम में, बट क्वेश्चन ये थे, हमें इतना पता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इफ cos थीटा इक्वल्स टू 7/3 अंडर रूट 36 देन 27 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3/2। अब देखिए cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सही है? तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं जिसका बेस जो है वो 7 है और हाइपोटेनस 3√6 है, तो उसका परपेंडिकुलर कितना होगा? तो परपेंडिकुलर आप इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से। चलिए माइनस माइनस कर लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 9 54 माइनस 49। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 5। ये हो जाएगा अंडर रूट 5। तो यहाँ पर मुझे परपेंडिकुलर मिल गया अंडर रूट 5। चलिए यह है 27 इंटू अंडर रूट 5 अपॉन हाइपोटेनस, तो वही रहेगा 3 अंडर रूट 6, इसका स्क्वायर माइनस 3/2। चलिए यहाँ पर इसका स्क्वायर करूंगा, कितना आएगा? ये 54 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 5 अपॉन 54 माइनस 3/2। इसे काट लेंगे 2 बार में, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 5 में से 3 गया तो ये 2 बचेगा, 2/2 यानी आंसर 1 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट ऐसे पता है, हमें निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। A boy run 15 rounds in a park in 45 minutes with a speed of 8 km/h. Another boy run 10 rounds in the same park in 40 minutes. Find his speed. आपसे बोला गया है कि एक पार्क है, जो भी है, स्क्वायर पार्क है, गोल पार्क है। तो यहाँ पर ये जो पहला लड़का है ये 15 राउंड लगाता है, 45 मिनट्स दौड़ता है 8 km/h की स्पीड से। तो देखिए अगर इसकी स्पीड 8 km/h है तो ये 45/60 करने पर ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। पर ध्यान रखिएगा ये जो टोटल डिस्टेंस है ये इस 15 राउंड का होगा, तो एक राउंड का कितना होगा? तो इसे 15 से डिवाइड कर दूंगा। ये हो गया एक राउंड की डिस्टेंस। यही एक राउंड की डिस्टेंस सेम दूसरे बच्चे के लिए भी होगी क्योंकि वो भी इसी पार्क में दौड़ रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि उसने कितने राउंड दौड़े? 10। कितने समय लिए? 40 मिनट। इसे पहले आर में चेंज करेंगे, उसके बाद इसकी स्पीड मुझे नहीं पता, वो मैं एक्स मान लेता हूँ, पर ये जो भी होगा ये इसके 10 राउंड के बराबर होगा ये डिस्टेंस। तो इसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये उस ग्राउंड का एक राउंड का डिस्टेंस आ जाएगा और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम बस यहाँ पर 60 काट लेंगे, 15 से काट लूंगा इसे 3 बार में, 8 से काट लूंगा इसे 5 बार में। बोलिए क्लियर है? एक्स को इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 को, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6 km/h।
ये होगी उस बच्चे की स्पीड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन क्या मिला है हमें, ये है 8,500 रुपए was given for a particular work. A can complete the work in 8.5 days while A and B can do the same work in 6 days. Find the wages of B. A किसी काम को 8.5 डेज पे कर सकता है, A और B दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, 6 डेज में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इनका टाइम का रेशियो है इसका इनवर्स रेशियो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी, ये क्या होगा, इनके टाइम का इनवर्स। तो यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी आएगा, ठीक है। इनवर्स करूंगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, रेशियो निकाल लीजिएगा, रेशियो हो जाएगा ये हो जाएगा 17-12, 17-12, तो ये है 12 और ये है 17। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है, 12 है, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 17 है। तो देखिए ए 12 काम करता है, ए और बी 17 काम करते हैं, तो बी अकेला कितना करेगा, बी अकेला 5 करेगा, यानी बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। हमें पता है कि जो भी काम होता है वो किस हिसाब से बांटा जाता है, जो भी काम होता है वो किस हिसाब से बांटा जाता है, वो बांटा जाता है एफिशिएंसी के हिसाब से। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की एफिशिएंसी 12 है और बी की एफिशिएंसी 5 है, तो पैसा भी एफिशिएंसी के हिसाब से ही बटेगा, यानी 12:5 में बटेगा, टोटल 17। 17 अगर 8500 के बराबर तो 1 की वैल्यू 500 के बराबर, तो 5 की वैल्यू 2500, यानी बी को मिलेगी कितने रुपए, 2500 रुपए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे आज के एग्जाम में। तो अब हम मिलते हैं कल अगले दिन के एनालिसिस के साथ, यानी कल के एनालिसिस के साथ। थैंक यू।